हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर 2022 के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि सूत्रों के हवाले से ज्ञान प्राप्त हुआ है कि इसी महीने सीटेट दिसंबर 2022 का नोटिफिकेशन अंतिम सप्ताह में आने वाला है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसी महीने के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो जो अभ्यर्थी नए हैं और पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 2-3 बार आपने एग्ज़ाम दिया है पर अब तक आपको सफलता नहीं मिला है, तो उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि आप हमारे चैनल सीटेट एक्सपर्ट को ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारे चैनल सीटेट एक्सपर्ट पर हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2011 से लेकर के 2022 जो ऑनलाइन परीक्षा हुआ था वहां तक हम लोगों का टारगेट है कि सीटेट के ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाए। जो अभ्यर्थी नए हैं, पहली बार सीटेट का एग्जाम देंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है ताकि उन्हें अच्छी तरह पहले पता रहे कि सीटेट में किस तरह के प्रश्न आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन कौन टॉपिक से आते हैं, कौन कौन चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो नए अभ्यर्थी है पहली बार सीटेट का एग्जाम देंगे उनके लिए प्रीवियस ईयर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और आज हम लोग इस वीडियो में दिसंबर 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे। तो बने रहें वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। जो अभ्यर्थी कई बार सीटेट की परीक्षा दे चुके हैं और जो नए अभ्यर्थी देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस चैनल से लाखों अभ्यर्थियों ने फ़ायदा उठाया है, आप भी उठा सकते हैं। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद जैसा हर साल हम लोग सीटेट की तैयारी करते हैं वैसा लाइव में आकर के ऑल सब्जेक्ट का आप सभी को तैयारी कराऊंगा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। रोजाना रात के 8 बजे लाइव में आऊँगा और हर टॉपिक पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 की फुल तैयारी में जुट जाएंगे जैसा हर साल हम लोग करते आए हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले हम लोग थ्योरी को क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो चल ही रहा है, ये समाप्त होते ही हम लोग फिर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर सीटेट की फुल तैयारी में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे और फिर टेस्ट सीरीज रखा जाएगा। तो जो अभ्यर्थी पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर और नए अभ्यर्थी जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ये चैनल पर जो भी वीडियो सबसे पहले मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको ही मिले। और मैं बता दूं कि इस चैनल पर सीटेट, यूपीटेट, DSSB, KVS इत्यादि की तैयारी कई बच्चों ने किया है और सभी बच्चे अब तक उन्हें सफलता प्राप्त हो चुकी है। यदि आप भी किन्हीं कारणों से अब तक सीटेट में सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं तो एक बार प्लीज़ हमारे चैनल सीटेट एक्सपर्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल के माध्यम से सीटेट की तैयारी करें। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ये मैं आप सभी से ये वादा करता हूं, मैं आप सभी को वचन देता हूं कि एक बार हमारे चैनल से सीटेट की तैयारी कीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इस चैनल पर सीटेट की तैयारी कैसे कराई जाती है, सीटेट में प्रश्न कहां से आते हैं, किस बुक से प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे, इस चैनल पर आपको सभी जानकारियां प्रदान की जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है सीटेट दिसंबर 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न आपको क्लियर नजर आए। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र।
ये उनके पहले प्रश्न है फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भली भांति। तो पहला प्रश्न में पूछा गया है फ्रेंड्स, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है फ्रेंड्स, तभी हम लोग सीटेट में क्वालिफाई हो सकते हैं, क्योंकि सीटेट के अधिकतर प्रश्न में ही उत्तर छिपे रहते हैं, इसलिए उनके प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अनिवार्य है। जो पहली बार सीटेट की एग्जाम में बैठेंगे, जो नए अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बेहद ज़रूरी है कि सीटेट के प्रश्नों को समझने का प्रयास करें, तभी आपके उत्तर सही होंगे, वरना आपके उत्तर गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन, मीडिया। तो एक को छोड़कर बाकी सब में ग्रहण करते हैं, तो समाजीकरण इसमें तो लिंग भूमिकाएं आएगा ही, संस्कृति इसमें भी आएगा, मीडिया इसमें भी आएगा। तो किन को छोड़कर? तो ट्यूशन को। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसका एग्जिट आंसर हो जाएगा ट्यूशन। ट्यूशन को छोड़ करके बाकी सब के द्वारा लिंग निर्धारण, लिंग भूमिकाएं ग्रहण करेंगे, समाजीकरण में भी, संस्कृति में भी और मीडिया में भी। तो इसका राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स ट्यूशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मानकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते हैं, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपको बताना है मानकृत का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि मानकृत परीक्षण जो है, उनकी जो आलोचनाओं में से कौन एक ये है, तो ये ऑप्शन 4 में आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये इज द राइट आंसर है। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती है। जी हाँ, ये इसके राइट उत्तर है फ्रेंड्स, क्योंकि मानकृत परीक्षण की जब आलोचना होगी, तो आलोचना का मतलब हो गया फ्रेंड कि मुख्य रूप से मुख्य धारा किसी एक संस्कृति का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तब तो जाहिर सी बात है कि मानकृत परीक्षण की आलोचना होगी, इसलिए वो पक्षपाती है। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन 4 इज द राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस प्रश्न के हमें उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एकाधिक बुद्धिमान का सिद्धांत कहता है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे। एकाधिक, एकाधिक का मीनिंग हो गया एक से अधिक। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर बच्चे की, इंसान की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि बुद्धि कई प्रकार की होगी। तो एकाधिक बुद्धि का जो सिद्धांत है ये कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। आपको बताना है कि टीचर जो है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, किस में, आपको वो ऑप्शन चुनना है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड, बच्चे की सीखने की ज़रूरत को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। दूसरा ऑप्शन है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। और चौथा है फ्रेंड्स, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। जी हाँ, तो टीचर जो है फ्रेंड्स सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग किस में कर सकते हैं, हमें ये बताना है। तो बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में टीचर प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 4 बिल्कुल
सही हो जाएगा बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो ये ऑप्शन 4 बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर होंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि संबंधित नहीं पूछा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो यहाँ पर हमें बताना है फ्रेंड्स नहीं, तो नहीं वाले जो प्रश्न हैं तो उनमें हमें जवाब देना है। ये तो आपका ऑलरेडी मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन का हिस्सा है। ये भी ऑप्शन आपके सतत व्यापक मूल्यांकन के हिस्से हैं और इसे भारत सरकार ने ही चालू किया है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ सवाल पूछा है नहीं है, तो नहीं में फ्रेंड्स ये जवाब आपका सही हो जाएगा। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है फ्रेंड्स कि सतत और व्यापक मूल्यांकन संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन तीसरे से, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, जो कि ये गलत है। तो नहीं वाले में हमें गलत जवाब ही देना रहता है। ये एक चीज को आप लोग अच्छी तरह ध्यान रखें, क्योंकि आप सीटेट एक्सपर्ट से तैयारी कर रहे हैं तो एक्सपर्ट जैसा आपकी सोच भी होनी चाहिए कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन का संबंध नहीं है सतत और व्यापक मूल्यांकन से, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन 3 इज द राइट है। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। हमें बताना है फ्रेंड्स कि स्टूडेंट में प्रतिभाशालीता किसके कारण होता है, हमें यह बताना है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। जी हाँ फ्रेंड, तो जब बच्चे बुद्धिमान प्रतिभाशाली होते हैं तो उनमें जो है दोनों का गुण पाया जाएगा, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन 4, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। ये इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। आपके पास जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप अच्छी तरह भली भांति आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि बच्चे का जो भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास जो भी होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया का ही परिणाम है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसलिए तो जहाँ भी आपको आ जाए बच्चे की समग्र विकास, तो आप हमेशा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को फॉलो करेंगे। ये इस प्रश्न का एक ट्रिक है फ्रेंड्स कि जब भी ऐसे कोई प्रश्न आपको आ जाए तो आपको आनुवांशिकता नहीं लेना है, वातावरण केवल नहीं लेना है, जब भी लेना है तो दोनों को लेकर के चलना है, तो आपके उत्तर हमेशा सही हो जाएंगे। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर आनुवांशिकता और वातावरण बीच का एक अंतःक्रिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। दूसरा ऑप्शन है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। जी हाँ फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को कैसा माहौल चाहिए, तो उन्हें ऐसा माहौल मिलना चाहिए ताकि के उनकी जो सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान है उनको भी क्लास में, कक्षा में महत्व मिलना चाहिए और उसका भी इस्तेमाल, प्रयोग होते रहना चाहिए। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर है फ्रेंड्स। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका
उपयोग किया जाता है। तो जो वंचित पृष्ठभूमि से जो भी बच्चे विद्यालय आएंगे, जब हम उनके भाषा को, उनके सांस्कृतिक को वैल्यू देंगे, तभी वो बच्चों का मन लगेगा विद्यालय में पढ़ने में, और बच्चे खुशी खुशी राजी होकर के पढ़ाई करेंगे और शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है। हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये जवाब गलत हो जाएगा। बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत, जी नहीं, हम बच्चों की एबिलिटी के आधार पर बच्चों को वर्गीकृत नहीं कर सकते, ये निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये जवाब गलत हो जाएगा। इसी तरह उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता, जी नहीं, जब हम किसी समाज के किसी वर्ग से अगर भेदभाव रखेंगे तो फिर वो अच्छा व्यवहार बच्चा कैसे सीखेगा, सीख ही नहीं सकता, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 1 इज द राइट है। चले फ्रेंड्स, अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं आगे। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी देने पर, या शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर। जी हाँ फ्रेंड, तो कक्षा में जो सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए जो आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा। तो जब बुद्धिमान बच्चे होंगे, प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, तो वो जो आवश्यक हस्तक्षेप जो जरूरी है बच्चों का करना, तो वो किस पर होगा, तो शिक्षक के द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कि शिक्षक के द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर। तो ये इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 9वां प्रश्न है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, ध्यान देना, आप प्रश्न में से हमसे ये पूछा गया है कि नहीं है, तो नहीं वाले का मैंने क्या ट्रिक बताया, जो गलत जवाब लगेगा वही आपको चुनना है, वही देना है। तो चलिए, ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे मेरा। आप सीटेट एक्सपर्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको बाजारू किताब पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप सीटेट में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सीटेट में सफलता प्राप्त करना है तो सीटेट एक्सपर्ट जैसी आपको सोच रखनी होगी, सीटेट एक्सपर्ट जैसी आपको मेहनत करनी होगी, और सीटेट एक्सपर्ट जैसे ही प्रश्नों को आपको सॉल्व करने होंगे। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा नहीं है, तो नहीं वाले में मैंने क्या बताया था ट्रिक, कि गलत जवाब। गलत जवाब इनमें से कौन है, ऑप्शन 3, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। जी हाँ फ्रेंड, तो जब आप बच्चे को फटकार लगाएंगे तो ये आपका रूल्स, ये तरीका आपका सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में कि नहीं हमें जवाब चाहिए। बाकी ये पूरे जवाब हैं। अधिगम के वैकल्पिक तरीके के हम पेशकश करेंगे, उसके लिए दैनिक कार्यक्रम शारीरिक गतिविधि का भी समावेश करेंगे, और एक कार्य जो है उसको छोटे छोटे खंडों में, टुकड़ों में बांट करके हम बच्चों को समझाएंगे। तो ये तीनों जवाब तो है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं है, तो बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, इसलिए इसका जवाब का उत्तर ये ऑप्शन 3 इज द राइट। चलिए फ्रेंड्स, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। 10वां प्रश्न है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिसलेक्सिक है, सृजनात्मक है, प्रत्यास्थी है, विकलांग है। जी हाँ फ्रेंड, तो सृजनात्मक का मतलब क्या हो गया, आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं, कई बार मेरे चैनल के माध्यम से बताया गया है। सृजनात्मक में नई नई सोच, नई नई एक्टिविटी करने वाले छात्र छात्राएं आते हैं, बच्चे आते हैं उनमें। तो सृजनात्मकता वही है कि कुछ नया नया गुण हो बच्चों में, सोच हो, ये एबिलिटी हो, तो ऑटोमेटिक सृजनात्मकता चला जाएगा ये जवाब। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न जो हैं उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 इज द राइट। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रश्न में फिर पूछा गया है नहीं कर सकता है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, ये तो बिल्कुल सही बात है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी
शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी सही है। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, तो ये भी सही है कि जब आप कोई विशेष समस्या हल कर रहे हैं तो हल के बारे में विचार विमर्श करना आवश्यक है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन 3 जो आप देख रहे हैं, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, ये गलत जवाब है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लें कि शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन। तो समस्या हल करने का तरीका जो है, तो पहला तरीका आपको देख लिया कि कुछ हल करते समय गलती के प्रति ईमानदार रहना, ये बिल्कुल सही बात है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग हम कर सकते हैं, और किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये तीनों जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ हमें बताना है जवाब क्वेश्चन में पूछा गया नहीं कर सकता, तो नहीं के लिए अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न हम लोग नहीं पूछ सकते हैं, ये बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ऐसे प्रश्न टीचर नहीं कर सकते। तो ये निगेटिव हुआ, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन 3 ही राइट रहा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर जानते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। तो फ्रेंड्स, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि सीटेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उनके ऑप्शन कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आएंगे जो आपको चारों ऑप्शन आंसर रहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन, इनके चारों आंसर हैं, लेकिन अब सवाल ये होता है कि सीटेट कौन से आंसर को पकड़ेगा। तो आप लोग ये जान लीजिए कि संवेग की जहां तक बात हो रही है तो सबसे पहले उसमें डर और भय आता है, इसलिए आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि संवेग में डर और भय है। जी हाँ है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा, डर और भय। यहां पर भय नहीं है, सिर्फ डर दिया गया। जब डर नहीं होता तब उत्तेजना हम लोग चुनते, क्योंकि ध्यान, उत्तेजना, स्मृति भी संवेग है, लेकिन एकदम नियरेस्ट कौन होगा वो आपको चुनना रहता है सीटेट का ऑप्शन। तो सबसे नियरेस्ट है डर, भय, इसलिए ऑप्शन 1 इसका राइट उत्तर है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की पर हम लोग चलते हैं। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं, मैं हिंदी में भी पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश में भी आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप लोग उससे भी समझ सकते हैं। 13वां प्रश्न है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। दूसरा है, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। तीसरा है, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप सभी को कि जो प्रश्न पूछा गया कि एक 3 साल का बच्चा है, वो दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है, ये बातें वो बच्चा वहां पर जाने के बाद उसे वो पता चला। तो अब बच्चे की समझ का अच्छा स्पष्टीकरण इनमें से कौन सा ऑप्शन करेगा? तो ये वही हो गया ऑप्शन नंबर 1, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। कि बच्चा जब घर से दूध खरीदने के लिए दूध बूथ पर गया तो उसने देखा कि वहां मशीन से दूध का उत्पादन किया जा रहा है, फिर वही बच्चा आकर के यहाँ इस बात को बताता है। तो ये कहीं ना कहीं हुआ कि बच्चे का अपना अनुभव है कि उन्होंने मशीन से देखा दूध बूथ पर कैसे कार्य किया जा रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? टीचर का आपको बताना है रोल, कि सबसे अच्छा रोल टीचर का कौन सा ऑप्शन पूरा करेगा, हमें वही ऑप्शन चुनना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तीसरा है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। जी फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे
प्रश्न कई बार सीटेट में आते ही रहते हैं। तो ये नए अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझें कि शिक्षक का जो रोल है वो कौन सा ऑप्शन पूरा करेगा। तो मैं बता दूं कि इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। जी हाँ फ्रेंड, टीचर का एक सबसे अच्छा रोल ये है कि बच्चे को ऐसी फैसिलिटी दे कि जहां बच्चे आपस में बातचीत कर सके, संवाद कर सके, एक दूसरे से पूछकर ज्ञान प्राप्त कर सके। तो इसलिए इस चारों ऑप्शन में सबसे बेहतर ऑप्शन ऑप्शन 3 है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पर। 15वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? जी हाँ फ्रेंड, समृद्ध शिक्षा। ऑप्शन 1 है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। दूसरा है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। तीसरा है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। चौथा है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें बताना है कि कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, तो कौन सा ऑप्शन होगा ये सही। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। जी हाँ फ्रेंड्स, तो बाल साहित्य होनी चाहिए और खुली ताक सेल्फ में रखी होनी चाहिए ताकि बच्चे दिन के समय कभी भी चाहें तो उसको लेकर के ज्ञान प्राप्त कर सके। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन 1 इज द राइट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जी हाँ फ्रेंड्स, हमें बताना है पाठ्य पुस्तक की भूमिका, यानी पुस्तक की भूमिका आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर वर्णन करता है। पहला है वे राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। दूसरा है वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तीसरा है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। चौथा है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमें बताना है कि पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आप सभी की जानकारी के लिए कि इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 है। फ्रेंड्स आप सभी को मालूम है कि पुस्तक क्या है? पुस्तक तो ज्ञान प्रदान करने का एक संसाधन है, संदर्भ सामग्री में से एक है कि बिना पुस्तक के बच्चे को टीचर कैसे ज्ञान देंगे। हालांकि वो ज्ञान तो दे सकते हैं बिना किताब के भी, लेकिन जो संदर्भ में ज्ञान देना है कि जो बच्चे 2 क्लास के हैं तो उन्हें अभी 2 क्लास में क्या क्या जानना है, उनके पाठ्य पुस्तक में क्या क्या ज्ञान उन्हें दिया गया है, तो वही चीज़ ना टीचर पढ़ाएंगे। तो इसलिए पुस्तक एक संसाधन है ज्ञान प्रदान करने का और संदर्भ सामग्री में से एक है। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले परीक्षाओं में भी स्टूडेंट को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस प्रश्न पर आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 जो है वो रचनावाद से प्राप्त किया है। जी हाँ फ्रेंड, इसका उत्तर रचनावाद ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है कि क्लासरूम में स्टूडेंट मोटिवेटेड है कैसे है, ये आपको जानना। तो आप कैसे जानेंगे? तो मैं बता दूं इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स
वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जब टीचर से बच्चे किसी भी समस्या पर प्रश्न पूछते हैं तब हमें समझना चाहिए कि बच्चे मोटिवेटेड है यानी प्रेरित है। क्लासरूम में बच्चों की इच्छा है जानने की, पढ़ने में दिलचस्पी है, बच्चे पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं, तभी तो वो शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे हुआ, सर ये ऐसे कैसे होगा और किस तरह से हम कर सकते हैं। तो बच्चे जब इस तरह के सवाल शिक्षक से कर रहे हैं तब समझिए कि बच्चे मोटिवेटेड है यानी कि प्रेरित है। और जब टीचर बच्चों से सवाल पूछते हैं तो टीचर भी बच्चे से जब सवाल पूछेंगे तो बच्चे जो है पढ़ने के प्रति जागृत होंगे, रुचिकर होंगे और प्रेरित होंगे। तो इसलिए प्रश्न पूछना इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। 19 नंबर की बात करें फ्रेंड्स तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। चौथा है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ट्रिक है। तो क्या ट्रिक है आप देख सकते हैं कि बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन है। बच्चे के अधिगम में सुधार लाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन है, हमें ये ऑप्शन बताना है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आप सभी जानकारी के लिए कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों, रियल लाइफ, बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। जब टीचर बच्चों को एक दूसरे बच्चों के रियल लाइफ में चर्चा करने का मौका देंगे तो बच्चे जो हैं उनके ज्ञान में परिवर्तन होगा, जानने की इच्छा होगी और बच्चे के अधिगम में सुधार होगा। बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं, बच्चे एक दूसरे से संवाद के माध्यम से सीखते हैं। इसलिए बच्चे को स्वतंत्र रूप से अपने मित्र, सगे संबंधियों से, क्लासरूम में मित्रों से बात करने का उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। ये टीचर का एक महत्वपूर्ण गुण है, सफल अध्यापक का ये महत्वपूर्ण गुण है कि बच्चों को ये भरपूर अवसर दिया जाए कि एक दूसरे से संवाद करें, एक दूसरे से वार्तालाप करें। और जो भी शिक्षक जो हैं बच्चों को अपनी रियल लाइफ के बारे में एक दूसरे से बातचीत करने का मौका देते हैं तो बच्चों के ज्ञान में विस्तार आता है। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल सीटेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्रुपों में आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट। 20वां प्रश्न है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। जी हाँ फ्रेंड, डिसिप्लिन पर हमें फोकस करना है कि डिसिप्लिन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को ये मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ। तो ये हमारा सवाल था। 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर क्वेश्चन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। तो ये बता दूं कि जो डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन से बच्चे जो हैं अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जी हाँ, जब बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे तो ऑटोमेटिक है कि बच्चे के शिक्षा में सुधार आएगा, बच्चे ज्ञान प्राप्त करेंगे, बच्चे पढ़ने में रुचि लेंगे, दिलचस्पी दिखाएंगे। इसलिए अनुशासन जो है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए मदद करता है। इसलिए इसका ऑप्शन
4 इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में हमें बताना कि कौन सा कथन सत्य है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। दूसरा है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तीसरा है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि पहला ऑप्शन है कि सीखने और प्रदर्शन करने कि एक बच्चे की क्षमता जीन द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है, कि बच्चा जो है बच्चों का जीन्स जैसा होगा उसी के आधार पर बच्चे सीखेंगे और प्रदर्शन करेंगे। यह बात पूरी तरह जीन पर निर्धारित होती है, जो कि गलत है। केवल जीन से काम नहीं चलेगा, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। जी नहीं फ्रेंड्स, ये भी बात गलत है। मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो विकलांग है, तो क्या उसकी अगर हम लोग अच्छी देखभाल करेंगे और पौष्टिक खाना दे देंगे तो क्या उनका विकलांगपना दूर हो जाएगा? नहीं हो सकता फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पर जो ये बातें कही गई है ये भी ऑप्शन हो गया आपका गलत। पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये भी हो गया गलत फ्रेंड। पर्यावरण जो है सिर्फ बच्चे के भाषा विकास में तो योगदान नहीं देगा, भूमिका नहीं ना निभाएगा, सभी चीज में निभाएगा। जैसे हो गया शारीरिक, सामाजिक, है ना, मानसिक विकास, इन सब में भी तो योगदान करता है इन्वायरमेंट। यहाँ खाली बात हो रही है भाषा विकास की, इसलिए ये भी ऑप्शन हो गए गलत। अब बचते हैं ये ऑप्शन, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता पर और कुछ पहलू पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, तो ये इसका इज द राइट आंसर है फ्रेंड्स। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल हम लोग देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। दूसरा है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तीसरा, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। चौथा है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। हमें बताना है कि इनमें से पियाजे साहब ने कौन कौन सा बात कहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये मैं बता दूं आप सभी की जानकारी के लिए कि पियाजे साहब ने जो बताया है हमें, तो ऑप्शन 1 पियाजे साहब ने बिल्कुल सही बताया। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग स्वयं करते हैं। उसके बाद बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी पियाजे साहब ने बताया है। और विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी जीन पियाजे जी का बताया हुआ है। तो कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं बताया गया, यहाँ पर पूछा जा रहा है नहीं है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है फ्रेंड्स। ऑप्शन 2 जो है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये बातें हमें थॉर्नडाइक महोदय ने बताया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, आपको ये बताना है फ्रेंड्स। चलिए मैं इसे स्क्रीन पर रख देता हूँ ताकि के अंग्रेजी वाले भी थोड़े बच्चे वो देख सके अपने हिसाब से, और इस प्रश्न का उत्तर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। तो बता दो फ्रेंड्स कि ये जो पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है वो है प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है इस प्रश्न का उत्तर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ प्रश्न ये कहा जा रहा है कि 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन यानी कोई एक ऑप्शन के अलावा तीनों उसके जवाब होने चाहिए। हमें ऐसे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है फ्रेंड्स।
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है उनके अलावा तीनों जवाब होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। दूसरा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तीसरा, वे नए कौशल हासिल करते और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। चौथा है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तो बता दो फ्रेंड्स कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। ऑप्शन 2, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा जो है खेल इंद्रियों को उत्तेजित करता है। खेल में बच्चे नए कौशल हासिल करते हैं, सीखते हैं और उन्हें कब इस्तेमाल करना ये भी बच्चे जानते हैं। और खेल से बच्चों का जो शरीर है वो पुष्ट होता है, तो उनके शरीर पर निपुणता प्राप्त होता है। बच्चे अपने देखते हैं ना, खेल खेल में बच्चों का शरीर सुडौल हो जाता है ना। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन इन ऑप्शन के अलावे बिल्कुल सही होंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ये इज द राइट आंसर इस प्रश्न का फ्रेंड्स। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि एक ऑप्शन के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न को थोड़ा समझने की जरूरत है कि हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जो उनके अलावा तीनों को पूरा करे। तो इसलिए ऑप्शन 2 ये सही है, समय बिताने का एक सुखद तरीका है, उसके अलावा हमारा तीनों जवाब हो गया। इसलिए ऑप्शन 2 इसका राइट उत्तर हो गया। चलिए 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। जी हाँ फ्रेंड, बच्चे को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन बताना है। सही जवाब क्या है। दूसरा है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। और चौथा है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। तो हमें यह देखना कि बच्चे गंभीर रूप से कैसे सोचेंगे। जब उन्हें सोचने पर मजबूर करेंगे, उनके सामने कुछ ऐसी चुनौतियां रखेंगे, तभी बच्चे गंभीर रूप से सोचने पर मजबूर होंगे। तो अगर हम पहला ऑप्शन रखते हैं कि सही जवाब क्या है, तो बच्चे आसानी से बता देंगे, चाहे ये चाहे वो। तो इसमें तो बच्चे सोचने की बात नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कट हो गया। दूसरा ऑप्शन है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते। तो बच्चे बता देंगे, कोई भी स्थिति दे दीजिए और फिर बोलेंगे आप इसी स्थिति के बारे में सोच सकते। तो बच्चे बोल देंगे हाँ या ना में उत्तर दे देंगे। इसमें भी बच्चे ने गंभीर रूप से तो नहीं सोचा। अब चौथे की बात कर लेते हैं कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। तो बच्चा इसका भी जवाब दे देगा। अगर आप बच्चे से कोई प्रश्न करेंगे, पूछेंगे कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो बच्चे हाँ या ना में जवाब दे देंगे। तो बच्चे तो ना सोचेंगे तो नहीं, सोचेंगे कब, तो जब हम ऑप्शन 3 को चुनेंगे, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। जी हाँ, हम इसे अलग अलग तरीके से कैसे कैसे कर सकते हैं, ये चीज बताना है। तो जब ये प्रश्न करेंगे बच्चों से, तो बच्चे सोचने पर मजबूर होंगे। तो बच्चे गंभीर रूप से सोचेंगे कि हाँ इस तरीके से करना, इस मेथड से हमें ये करना है, और कौन कौन मेथड से हम इसे कर सकते हैं। तब बच्चे जो है गंभीर रूप से सोचेंगे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हो गया। आप सभी की जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आप सीटेट एक्सपर्ट से तैयारी कर रहे हैं। लाखों बच्चों ने तैयारी किया है और सफलता प्राप्त किया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आगामी सीटेट परीक्षा में आपको सफलता अवश्य मिले। चलिए बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न की फ्रेंड्स। तो 26 नंबर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि 26 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जी हाँ, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बारे में बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन है थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग। दूसरा है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेवलिंग। तीसरा है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। चौथा है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जिसमें मैं बता दूं आपको कि नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग की बात आ जाए तो हम बच्चों को रैंकिंग नहीं कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर से देख रहे हैं कि जिन जिन ऑप्शन में रैंकिंग की बात हो रही है, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ रैंकिंग कट गया। बच्चों की लेवलिंग नहीं कर सकते, यहाँ भी रैंकिंग देख रहे हैं नहीं कर सकते। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ये अधिगम के प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि बच्चे करके सीखे, यानी प्रयोग करके सीखे,
परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड आपने पढ़ाई है, मैंने कई बार पढ़ाया है। सहयोग से यानी आप दूसरे के मदद से सीख सकते हैं। तो ये प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि बच्चे जो हैं करके सीखे, परियोजना विधि से सीखे और दूसरे से सहयोग लेकर के सीखे, दूसरे को सहयोग दे करके भी बच्चे सीखें और सिखाएं। तो ये है प्रगतिशील शिक्षा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। जब ये प्रश्न आए थे तो बहुत से अभ्यर्थियों के प्रश्न के उत्तर गलत हो गए थे। तो आगामी किसी भी परीक्षा में अगर सीटेट पूछता है तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग गलत नहीं करेंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं। तो पहला ऑप्शन है कि स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, जीवन सच्चा शिक्षक है। चौथा है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स, आप लोग अंदाजा लगाइए, अनुमान लगाइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जी हाँ, स्कूल में ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे समाज का भी भला हो और प्राकृतिक जो हमारे दुनिया जो देख रहे हैं इन्वायरमेंट, उसका भी भला हो। तभी तो मानव का भला होगा, तभी तो मानव पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रहेगा। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर है फ्रेंड्स, ऑप्शन 2। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, कोहल वर्ग जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीटेट के लिए पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहल वर्ग, ये तीन महोदय बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। ये तीनों से, इनके तीनों के थ्योरी से एक एक प्रश्न आपको हर पेपर में सीटेट के देखने को अवश्य मिलते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो वही बात कर लेते हैं कि पहला ऑप्शन है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तीसरा ऑप्शन है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। चौथा ऑप्शन है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमें ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आप सभी की जानकारी के लिए कि इसका उत्तर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर है इस प्रश्न का। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। जी हाँ फ्रेंड, आप देख रहे हैं द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू ZPD। जी हाँ फ्रेंड, बार बार मैंने आप सभी को बताया है कि ZPD जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट के लिए। उसी से एक प्रश्न आए हैं, चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। दूसरा है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तीसरा है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। चौथा है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। तो बता दो फ्रेंड्स कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता, आप समझ सकते हैं कि निकट का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स। ऑप्शन में ही आपके जवाब, क्वेश्चन में ही आपके जवाब छुपे हुए हैं। निकटवर्ती विकास कि बच्चा विकास के बहुत निकट पहुंच गया है। जी हाँ, और एक संदर्भ को यानी कोई भी टॉपिक आपने दे दिया जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते। जी हाँ, यानी कि लगभग मान लीजिए कि बच्चे को अगर हम कोई टॉपिक दे देंगे तो बच्चा उस टॉपिक पर कोई भी एक्टिविटी करके हमें दिखा सकता है। यही है ZPD कि बच्चा वहां तक पहुंच सकता है। जी हाँ, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र ऐसा है कि बच्चा खुद ब खुद
बिना सहयोग के भी वो सीख सकता है, कुछ सहयोग मांग भी सकता है। स्काफ फोल्डिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि वाइगोत्स्की ने जो स्काफ फोल्डिंग सहारा देने के बारे में जो बताया है, तो वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, है ना। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, इस प्रश्न का राइट ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर है फ्रेंड्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। दूसरा है मैं दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। तीसरा है समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। चौथा है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। उभयलिंगिंग तो आप लोग बायोलॉजी में पढ़े ही होंगे, 10th क्लास में आप लोग पढ़े ही होंगे कि जिसमें दोनों लिंगों का समावेश रहता है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों का समावेश होता है, तो वो जो है उभयलिंगिक में आते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे पेपर 1 2018 दिसंबर के प्रीवियस ईयर्स पेपर क्वेश्चन के सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हम लोगों ने पूरा एनालिसिस किया है। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल सीटेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और बता दूं कि इसमें हमने अभी आज के वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ सीडीपी को एनालिसिस किया। इसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे, पर्यावरण करेंगे और भाषा सब्जेक्ट को भी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद फिर 2018 दिसंबर का ही पेपर 2 को भी हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे सभी सब्जेक्ट का। तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।